आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहदा की जनरल कॉन्फ्रेंस COP26 में भारत का मौक़ा पेश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौसमियाती तब्दीली को तरक्की पजीर ममालिक के वजूद के लिए ख़तरा करार देते हुए कहा कि भारत 2030 तक अपना हदफ हासिल कर लेगा, गैर फॉसिल तवानाई की सलाहियत को 500 गीगावाट तक ले जाएगा और 2070 तक खालिस सिफर हदफ हासिल कर लेगा। नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ उठाना भारत का फ़र्ज और जिम्मेदारी है और वह ऐसा करने से भारत पीछे नहीं हटेगा। समगच्छध्वम समद्वत्वम संवो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छध्वम यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और संवो मनानसी जानता यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है। और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के
उज्जवल भविष्य का जयघोष है। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में चौथे नंबर पर है। लंबी दूम वाले नायाब चमगादड़ों को न्यूजीलैंड में 2021 के बेहतरीन परिंदे का अवार्ड दिया गया है। यह पहली बार हुआ है कि मुकाबला करने वाले इदारे फॉरेस्ट एंड बोर्ड ने चमगादड़ को परिंदों की फहरिस्त में शामिल करके मुकाबले का हिस्सा बनाया। फॉरेस्ट एंड बोर्ड 17 सालों से ये मुकाबला मुनक्किद कर रही है, जिसमें दुनिया भर से वोटिंग के जरिए बेहतरीन परिंदे का इंतखाब किया जाता है। 58,000 वोट मौसूल होने के बाद इदारे का कहना था कि इस बार मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट डाले गए हैं। नायाब चमगादड़ को 3,000 वोटों से बरतरी हासिल हुई। पीका पीका तू रवा नामी चमगादड़ न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले चमगादड़ों की 2 अक़साम में से एक है। उनका साइज अंगूठे जितना होता है, जबकि पैदाइश के वक्त उनका साइज शहद की मक्खी जितना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक चमगादड़ न्यूजीलैंड का वाहिद आबाई ज़मीनी ममालिया है और इसे कौमी सतह पर अहम भी समझा जाता है। चमगादड़ को परिंदों के मुकाबले में जगह देने की वजह यह थी कि चमगादड़ को इसी तरह के खतरात हैं जो दीगर कौमी परिंदों को है, तो इस तरह लोगों को इसके बारे में आगाह करने की कोशिश की गई है। इस मुकाबले में दूसरे नंबर पर दुनिया के वाहिद रात भर जागने और न उड़ने वाले तोते काकापू का नाम सामने आया है। नीट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। ताहम जम्मू के एक तालिब इल्म ने अपनी मेहनत और लगन से तारीख रकम कर दी है। इम्तिहानात में जम्मू के तमने गुप्ता ने 720 में से 720 नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। तमे नई दिल्ली में ही ज़ेर तालीम रहा, जहां से उन्होंने 10वीं और 12वीं जमात की तालीम हासिल की और नई दिल्ली में ही नीट इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोचिंग भी की है। तमने गुप्ता से हमारे नुमाइंदे आशीष कोहली ने खुसूसी बात की। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, देखते हैं। नीट के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पहला मैसेज कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो। अब तो हाई टाइम हो गया, अब सारों को पता चल गया कि एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वही पढ़ो। उसके बाहर ज़्यादा जाने की कोशिश मत करो एंड कंसिस्टेंटली पढ़ो। घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, हर तरफ से सपोर्ट था एंड हर तरफ से आई कुड लुक टू एनीवन इन माय फैमिली एंड आई कुड से दैट दे आर माय रोल मॉडल। So if you have role models in front of you, your dedication surely goes up. मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा? मैं दादा हूँ, ये दादी है, हैं? दादा और दादी तो उछलते हैं, उनकी खुशी का उछाल जो है सकाई है। टोटल पढ़ता ये रहा, लेकिन इसने जो किया, जो इतना कमाल किया कि हमारे लिए भी कमाल था। ये तो तन्मय ने जो किया है वो ये समझ लीजिए कि जनरेशन के लिए रिकॉर्ड है। बहुत अच्छा लग रहा है, भूख प्यास भी खत्म हो गई है इसके सुन के। बहुत मन खुश है। हाँ। तो कितना इंतज़ार था रिजल्ट का? बहुत इंतजार करवाया काफ़ी दिन देखते रहे, आज रिजल्ट आएगा देखते रहे, पर बहुत अच्छा आया। मेरी तो बेचारे के पास कोई सपोर्ट नहीं थी, जो नानी नाने के पास था। माँ की सपोर्ट थी, माँ भी जाती थी उधर, बड़ी हेल्प करती थी और उनकी सपोर्ट थी। तो मैं तो इधर जम्मू में थी, वो जो दिल्ली में था। हाँ, सबका नाम रोशन हुआ। बाकी नाना नानी भी डॉक्टर हैं, चाचे हैं, ताए हैं, ताई, सबका नाम इसने रोशन किया। बड़ा मन खुश है। मैं दिव्यज गुप्ता, मैं तन्मय का एल्डर ब्रदर हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जब मैं इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा वेटेड था, तो आई वाज वेटिंग कि इसका रिज़ल्ट आएगा। आई एक्सपेक्टेड अ वेरी गुड रैंक। तो इनफैक्ट मी एंड चाचू वी हैड अ वेजर विद सम अमाउंट ऑफ मनी एंड हम वेट ही कर रहे थे कि इसका रिजल्ट टॉप 1000 में तो एक्सपेक्ट किया था, बट ही विल बी ऑल इंडिया रैंक 1 ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट उसके लिए आई रिमेंबर व्हेन चाचू कॉल्ड मी, वी ऑल फैमिली गॉट गूज़बम्प्स। तो उसके लिए मतलब कि ये जो फीलिंग है ये तो वर्ड्स में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हैं। एज अ यंगर ब्रदर इसने हमारे नॉट ओनली J&K का बट इसने पूरे इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है एंड आई एम श्योर ही विल गिव इट्स बेस्ट। इंडिया रैंक में तन्मय गुप्ता ने
फर्स्ट रैंक लिया है नीट में और हमारे जम्मू कश्मीर से हैं। अभी आप इनके दादाजी दादी जी को सुन रहे थे। हमारे साथ तन्मय है। तन्मय, क्या रहेगा सबको मैसेज, और जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं जो नीट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे आने वाले दिनों में, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, वो किस तरह से पढ़ाई करें? नीट के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पहला मैसेज कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो। अब तो हाई टाइम हो गया, अब सारों को पता चल गया कि एनसीईआरटी पढ़नी है तो वही पढ़ो, उसके बाहर ज़्यादा जाने की कोशिश मत करो एंड कंसिस्टेंटली पढ़ो। 14 घंटे पढ़ सकते हो तो आप देख लो, लेकिन मेरे ख्याल से 4-5 घंटे सफिशेंट इफ़ यू स्टडी कंसिस्टेंटली। ओके तन्मय, आपके घर में भी पूरा ऐसा एनवायरनमेंट है कि मम्मा भी डॉक्टर हैं, पापा भी डॉक्टर हैं, आपके फादर साहब को भी आपके जो ग्रैंड फादर हैं उनको भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऑल इंडिया लेवल के अवार्ड्स मिले हैं, तो एक घर में कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिला आपको पढ़ाई का? घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, हर तरफ से सपोर्ट था एंड हर तरफ से आई कुड लुक टू एनीवन इन माय फैमिली एंड आई कुड से दैट दे आर माय रोल मॉडल। So if you have role models in front of you, your dedication surely goes up. ओके तन्मय, स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ रही है आपकी स्कूलिंग और टीचर्स का कितना रोल रहा है आपकी सक्सेस के पीछे? 10th तक, स्टार्टिंग से लेकर 10th तक आई वाज इन केसी पब्लिक स्कूल इन जम्मू ओनली। आफ्टर दैट आई वेंट टू डीपीएस आकेपुरम इन 11th एंड 12th। सो ऑफ कोर्स इट हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वहाँ पे स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो फ्रेंड्स से बातें होती हैं, फ्रेंड्स से डिस्कशन होती है, तो उसमें काफ़ी आपको मॉरल सपोर्ट मिल जाता है स्कूल जाके। एंड टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, अगर अपने बाद टीचर्स का ही रोल है, उन्होंने जितना पढ़ाया, उन्होंने गाइड करा किस तरीके से पढ़ना है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में। ओके तन्मय, हॉबीज़ क्या क्या है तन्मय को, क्या क्या पसंद है? पढ़ाई तो है ही, उसके अलावा क्या पसंद है? उसके अलावा मैंने जैसे स्विमिंग मुझे काफ़ी पसंद थी, 10th तक मैंने काफ़ी परस्यू भी करी थी। 11th में आई यूज़ टू गो फॉर स्विमिंग बट ओनली इन द वेकेशंस और इन द वीकेंड्स। सो उसके बाद इन द स्पेयर टाइम आई यूज़ टू वॉच लाइट हार्टेड टीवी सीरियल्स, especially TMKOC. So apart from that I used to read novels a bit and that was it, and talking with my friends always put off the burden from me always. बहुत अच्छा तन्मय, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तन्मय गुप्ता जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लिया है और जम्मू कश्मीर से हिस्ट्री क्रिएट की है, पहली बार नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेना, 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स लेना एक बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। मैं चाहूँगा कि हर बच्चे को तन्मय की तरह बने और तन्मय की तरह अपने परिवार का नाम रोशन करें। सभी को मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति को मुबारकबाद, क्योंकि तन्मय हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर बारामूला के कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर तलबा भी ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हो रहे हैं। बारामूला के उड़ी, बोनियार, तुर्कंजन और दीगर मुल्हिका इलाकों में नेटवर्क से लोग महरूम हैं, जिसके नतीजे में वहाँ आम लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर किसी को फ़ोन करना होता तो उसके लिए उन्हें नज़दीकी इलाकों में जाना पड़ता है। लोगों ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, ताहम इस इलाके के बच्चे इससे भी महरूम हैं क्योंकि नेटवर्क न होने की वजह से इंटरनेट की सहूलियात दस्तयाब नहीं है। लोगों ने कहा कि इस सिलसिले में कई बार मुतल्लिका हुकाम से अपील भी की गई, ताहम उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया है। मकामी लोगों ने इस ज़िम्मन में ज़िला तरक्याती कमिश्नर और ज़िला अफसरान से अपील की है कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो देकर मोबाइल नेटवर्क के लिए इक़दाम करें ताकि इस दौर जदीद में लोग मोबाइल और इंटरनेट की सहूलियात से फ़ायदा उठा सके। चक जम्मू कश्मीर पहाड़ी यूथ फोरम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज हम डीसी साहब से मिले, हमारा नेटवर्क है था बनाली में था, काफ़ी हमारे अनकवर्ड एरिया थे, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक जो है लिम्बर हमारा अनकवर्ड है। तो डीसी साहब ने कहा कि जितना मुझसे हो सके मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा। अगर हम नेटवर्क के हवाले से बात करें, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो है आज ऑनलाइन क्लासेस पढ़े जाते हैं, बच्चों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वहाँ पे जितने भी टावर्स लगे हैं क्या वो नहीं चलते हैं? उस हवाले से बताइए, ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने क्या कहा? देखिए जनाब, इन्होंने हमारी एक तो जो बनाली है और दूसरा सलासन 7 साल पहले इन्होंने बनाए थे, लेकिन छोड़ नहीं रहे थे। डीसी साहब और SDM साहब जो उड़ी हैं, इनका बहुत ही शुक्रगुजार है। इन्होंने हमारा जो ये टावर एक तो सलासन और दूसरा बनाली छोड़ दिया, लेकिन इनकी सिग्नल जो है वो काफ़ी हद से कम है, और अगर इनकी थोड़ी सी सिग्नल बढ़ाई जाए तो एक साइड से सिग्नल है अभी
जो मोबाइल की सिग्नल है वो एक साइड से चल रही है, तो दूसरी अगर कोई दूसरा बंदा फ़ोन करता तो उसको नहीं सुनाई देता है। तो हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा रेंज बढ़ाया जाए। लेकिन आपकी वसादत से हुकाम तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि जियो टावर हमने बनाए थे कोई 2 महीने पहले, वहाँ पे उसकी कॉल आवाज़ ना इधर से आ रही है ना उधर से जा रही है। नेटवर्क तो बना दिया उन्होंने, लेकिन कॉल नहीं हो रही है। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त मोबाइल ही पे उनका भी एग्ज़ाम लिया जाता है, पढ़ाई उनकी भी होती है। ये हमें सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि जिम्मेवारियाँ हल्का की बहुत पड़ती हैं सर पे लोगों। कौन सा इलाका है जहाँ पे ये हल्का बनाली है सर, बाकी के दुदरन है, बाडेन है, सलासन है, यही हाल है। लेकिन जियो टावर मैंने इमरजेंसी बड़ी सिफारिश पे लाया था और लगाया, कॉल उसकी वहाँ पे नहीं चल रही है। ये आपको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से ही है। हमें बड़ी कोशिश के साथ होम मिनिस्ट्री से, श्रीनगर से लेके यहाँ तक कि नेटवर्क इशू को लगवाया भी हमने। अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कॉल करते हैं यहाँ से कि यहाँ की आवाज़ जाती है, वहाँ के कोई क्लियर आवाज़, नेट वगैरह वो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को किन मुश्किलातों से? वो तो बहुत दिक्कत है। पहले हम रूम मतलब कहीं रूम पे ऐसे ऐसे पढ़ाते थे। जब से ये नेटवर्क 2 महीने से चल रहा है, हमने सोचा थोड़ी बहुत हमारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। लेकिन बच्चे आए वापस, वो कोई ऐसा जो भी मसला है नेट है या ऐसा कुछ वो सिस्टम ऐसा बिल्कुल पेंडिंग है। तो हमने रिक्वेस्ट की बार बार जियो वालों से कि प्लीज़ इसको थोड़ा बहुत कुछ देखो। वो बोल रहे हैं हमें टीम भेजी है, ऐसा है वैसा है। अभी वैसा जैसे पहले था वैसा ही है, बात नहीं होती है, मतलब नेट नहीं चलता है। बच्चों का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं वो वैसे पेंडिंग है। हमारे बच्चों का पहले जैसा सिस्टम था वैसा ही है। टीचरों को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा ही सिस्टम रखा है कि ऑनलाइन सब कुछ रखो। बट ये है कि हमारा वो सिस्टम वैसे पेंडिंग का पेंडिंग है। इधर चिराला डोडा के शरनी इलाके में एक खातून की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई है। शरनी इलाके में एक खातून की लाश उसके घर में पुरअसरार हालत में बरामद हुई, जिस दौरान खातून के घर वालों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उधर ज़राए का कहना है कि घरेलू तशद्दुद को लेकर खातून ने तंग आकर जहरीली शाय खाकर खुदकुशी की है। ताहम पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। उधर महलू के घर वालों ने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। फोन कियो तो सारे पवे जो उधमपुरे जो तानी कियो फोन मेरे ले बुझो कि भाई ई गल बोरी है तानी जो मिसी जोते भाभी किच पंगो पे औरत तुस मी गन तू प्रेम नागरी जोते तुस प्रेम नागरी गने राणू देत तो असी त्यार परम गनु त्यार खबरे कुन बेरू पंगो बस ठीक है। फिर ओ जे अंतर मी ऐसे कर फोन कराऊ ओ रिलाऊ मेरे माठे जो एकी तानी ता जो तारी फोन गेंता ता ला जोने जो ता अथी नहीं दे गल कैसी करानी। फिर इसको ये गल की अलाई लेर देने जो छे मेरे में मी पता नहीं कौन बेरू नानी आज लौट थी मेरी मम्मी लोकने नहीं लेरी बिल्कुल भी होश है मेरी मम्मी। मी जो मैं कोई डर नहीं मैं जू तू गैमर होना ना मैं जू लेरा ना दे ओ मेरी अस डोड़े जे ने तम मैं दे जे गले अस डोड़े जे ने तम कुए भी पैसे शे से गेंता चाहिए घर में मी डोड़े जे ने मैं कौन पता था पहली नहीं मी थोड़ा थुआ पता तेड़ी गई तो से एरू तो से पुजेर पियोरो पता जेर सीते फटोरी बोती। उसने पहले भी कई बार दीदी के साथ लड़ाई की है और इस बार भी उसने खुद ही मारा है उनको। उसने मारा भी है और फिर जान भी ले ली है उनकी। तो बस हमें इंसाफ चाहिए, जान के बदले जानी सरकार इंसाफ दिलाए हमें। बस उसने हमारी बहन को मारा है तो बस उसके साथ भी सरकार हमें इंसाफ चाहिए। बस उसने खुद नहीं खाया है, हमें पता है क्योंकि लड़का भी बोल रहा है, उसका बच्चे भी साथ में थे। उसने खुद जहर नहीं खाया, उन्होंने खुद ही पता नहीं खिलाया है कि खुद मारा है, हमें क्या पता है वो, लेकिन हमें यकीन है कि उसने खुद ही मारा है उनको। हाँ कई बार लड़ते थे वो। उसके कागज़ भी हमारे पास बहुत सारे हैं। हम बाहर ही थे तो हमें अंदर जाने ही नहीं दिया किसी ने, तो हमने अंदर तो कुछ देखा ही नहीं हमने, तो हम बाहर ही थे। तो पता नहीं ये सब लड़के भी बोल रहे हैं, उसका बच्चा भी बोल रहा है कि वो शाम को घर आया था और फिर रात को पता नहीं कहाँ चला गया। तो सुबह जब पुलिस आई तो फिर पुलिस के साथ आया और फिर पता नहीं उसके बाद भी कहाँ गया फिर हमें पता नहीं है। लेकिन उसने खुद ही जहर खिलाया है कि पता नहीं क्या किया, लेकिन मारा उसी ने। हम चाहते हैं हमारी बहन को इंसाफ मिले। बस सरकार उसकी भी, उसने हमारी बहन की जान ली है तो बस उसकी भी जान ले ले, हमें इंसाफ चाहिए बस। हम वहाँ पहुँचे तो उधर लड़की की मौत हो चुकी थी पहले से ही। तो कम से कम वहाँ अगर डॉक्टर साहिबान कोई
जैसे हमारे बीएमओ साहब हैं वहाँ आ सकते थे, या इलाके के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जैसे सरपंच वगैरह डीडीसी वीडीसी मेंबर कोई वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये दूर दराज का इलाका है। फिर आवाम को डेड बॉडी लेके ठाठरी जाना पड़ा और वहाँ जाके उसका पोस्टमार्टम हुआ। उन दोनों ने अपने सुपुर्ददारी में लड़की को लिया था और अब इधर से आगे क्या बोल सकता हूँ। शिमाली कश्मीर बारामूला के शीरी इलाके में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार है, जो स्कूल में ज़ेर तालीम कमसिन तलबा के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये स्कूल जिसमें ज़्यादातर गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं, ताम इमारत की खस्ता हालत की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी ज़िंदगियाँ खतरे से दो चार है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि अगरचे इंतज़ामिया की जानिब से कई बार उनकी नोटिस में भी लाया गया, ताहम अभी तक इमारत पर तामीर व तजदीद या नई इमारत नहीं तामीर किए गए। लोगों का मज़ीद कहना है कि अगरचे एक और इमारत को गैर महफूज भी करार दिया गया, ताहम इसके बावजूद भी इंतज़ामिया लापरवाही और गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। पिछले 2007 में ये बिल्डिंग बनी है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था डिपार्टमेंट ने उसको दी थी ये बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने अधूरा में छोड़ दिया। आप देखो 2007 में एजुकेशन की इतनी लापरवाही है। 2-3 बार मैं उनके दफ्तर में भी गया, लेकिन उन्होंने टस से मस नहीं हुई। ये बिल्डिंग तब से ऐसे ही है। मैंने 2 बार उनको बोला इसको आप डिसमेंटल करो, हम नए बिल्डिंग अस चाहान कि यह 10वीं ताम स्कूल गन, यह नो बिल्डिंग बन, ये फैसिलिटी हर अ चीज दह को दह गया बतर बेहतर गसान कि हर बार वोन सरपंच साहब वोन न खत फिर इत पे करो बिल्डिंग यह बिल्डिंग वो तुम बिल्डिंग गोमुत क्या वो ये ब्या बिल्डिंग यह तैयार पेनस यह बिल्डिंग हत फिर आई महकम वुचन खतर यह चीज, मगर कह कह ये खुदा रहा गि कि बिल्डिंग गि नो बन, यह बिल्डिंग गि नो बन, यह गि 10वीं ताम स्कूल गन। यह सान खतर रौनक बच्चे सन पान लकट लकट बच्चे पान। खुदा हद खुद ज्यादा मुश्किलात, हद खुद ज्यादा रूद पेवान या कह चीज सोजोक न बच्चे स्कूल। खुदा न कह ये गि वारदात गन कि अल्लाह ताला गि तुथ कि मसल गन कि ये गि जानलेवा बनी। कहीं तो वाद गो न बराबर, कहीं तो वाद गो न बराबर। ये सात तिमन सत कत कर कह वाद गो न बर तमो दुत ये करो ये पे करो हु बिल्डिंग बनावन, यह बिल्डिंग बनावन, मगर कहीं तो बिल्डिंग बनी न, कहीं तो चीज गो न। टोटल सोरे दोख यह बन है तम पे नत अत पे आम जान मानस पे आम कड़ोक सारी बच्चे ये त्रोक बी कुन स्कूलस मजबूर गसान प्राइवेट स्कूल मज बच्चे त्रान खत। बानिहाल के छापनाड़ी वार्ड 1 के एक रिहायश ने इंतजामिया और महकमा दी तरक्की के खिलाफ शिकायतें की हैं कि PMAY स्कीम के तहत अगरचे उन्हें मकान की तामीर के लिए माली इमदाद मंजूर हुई और उन्होंने मकान भी तामीर भी किया, ता मुतल्लिका महकमा की जानिब से मंजूर शुदा रकूमात बेनिफिशरी के बदले किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। उन्होंने भी इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा से अपील की है कि उन्हें रकूमात मुंतकिल की जाए। चापनाड़ी से बिलाम रखता हूँ जी। सर हमारा मसला ऐसा हुआ कि हमारा भाई जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई है जी, उसका फैमिली जो आईडी होती है वो ब्लॉक वालों ने उठा के उसकी आईडी निकाली है और अब्दुल रशीद बोहरू सनाब रहमतुल्लाह को पैसे डाले हैं, जबकि हमारा भाई जो है वो है गवर्नमेंट अप्लाई, उसका मकान अलाउड नहीं है ना। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे भाई को मकान मिलेगा, जब अलाउड ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से जी। लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि कल उसके ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए हम बोलते हैं जो उसके नाम के पैसे जो निकाले हैं 420 की वजह से जी, तो वो पैसे अब्दुल रशीद बोहरू सनाब रहमतुल्लाह को डाला गया है, वो पैसे वापस होना चाहिए। मुझे लग रहा है पैसे ही खाए होंगे ये मतलब जो ब्लॉक वाले हैं, तो उन्होंने दूसरे को दे दिया। ये कैसा हो सकता है? जो कंप्यूटर वाले हैं बनाल में, जो इन्होंने कंप्यूटर वाले रखे वो 60-60 हज़ार तनख्वाह लेने वाले बंदे हैं, उनको ये पता नहीं है अब्दुल रशीद क्या है और अब्दुल सुबान क्या है। इंसाफी यही है कि मकान मेरा है तो पैसे ले गया और दूसरा जी। तो अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस DC साहब से और गवर्नर साहब से जी कि इसका तहकीकात करो। आपको कैसे पता लगा कि आपके पैसे दूसरे ने लिए हैं? जनाब मैंने DC साहब से पास में गया उधर एडिशनल DC के पास जी, वहाँ उन्होंने देखा, वहाँ से मैंने निकाले कुल फैमिली जी 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 सब फैमिली मैंने निकाली उधर से।
आप रूरल डेवलपमेंट के पास डिपार्टमेंट के पास गए थे कि ये क्या किया आप लोगों ने? जनाब मैं गया उधर तो वहाँ पर ये मैं तो उधर कंप्यूटर वाले के पास में गया, कलर के पास। वो कहने लगा शोर मत लगा, इधर जा कर अपना काम करना है तो करो, इधर कुछ नहीं थे। गुजारिश यही है एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले साल हमें मकान दिया, हम पैसा लेने के लिए गए, वहाँ पे बोला वो पैसा आपका अभी नहीं आया, वो और किसी को दे दिया जी। तो इस साल आप आजकल करते हैं, इनका सर कोई भरोसा ही नहीं है। आपका मकान सैंक्शन हुआ था? जी सर हुआ था। हमारी माँ जो है, हमारा जो डैडी है वो गुजर चुका है जी, तो उसको 5-8 साल हो गए। अब दूसरा साल इंतज़ार में, पिछला भी और किसी को अकाउंट में डाल दिया, इस साल भी आजकल करते हैं। अब वो हमारी माँ किसके पास जाएगी सर? इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।